हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक आभार और अभिनंदन। देखिए, कल हम बात कर रहे थे किसके बारे में? दर्पणों के लिए, ठीक है? दर्पणों के अंदर जो भी चीज़ें थी, उनकी जो नियम उनके उपयोग थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के, उनके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे दर्पणों के लिए कार्तीय चिन्ह परिपाटी, यानी कि जो भी अपन न्यूमेरिकल करेंगे, आगे सवाल करेंगे दर्पणों से रिलेटेड, उसमें ये कार्तीय चिन्ह परिपाटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। देखिए, मैंने यहाँ पर आप बोलोगे कि सर आपने आज पहले से लिख के क्यों रख रखा है? मैंने पहले से नहीं लिखा था, क्योंकि जो लैपटॉप था उसके अंदर चार्जर ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से वो बीच में ही क्या हो गया था, ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो मैं अब इस वीडियो को आपको थोड़ा शॉर्टली रहेगा, ठीक है ना, शॉर्ट रहेगा, और उसके बाद में आपको जल्दी से समझाने का भी पूरा प्रयास करूँ। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं इसको वापस बना लूँगा, ठीक है? पर प्रयास करता हूँ मैं एक बार आपको वापस समझाने का, ठीक है? देखिए, दर्पणों से रिलेटेड जो कार्तीय चिन्ह परिपाटी है, उस कार्तीय चिन्ह परिपाटी में सबसे पहला जो रूल है, नियम जो है, यानी कि दर्पणों के लिए जो नियम जो है, कार्तीय चिन्ह परिपाटी यहाँ दिख रही है। अब मैं वापस अंडरलाइन करूँगा, ठीक है ना? जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूँ समझ लेना कि वहाँ से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? चलिए, वस्तु जो है, हमें जो भी वस्तु रखनी है, वस्तु जो है वो सदैव कहाँ रखी जाएगी? बाईं तरफ रखी जाएगी। याद रखना, जो वस्तु जो है वो हमेशा बाईं तरफ रखी जाएगी दर्पणों में, चाहे आपका अवतल दर्पण हो, चाहे आपका उत्तल दर्पण हो, ठीक है? दूसरी बात है, दूसरा जो इसका कार्तीय चिन्ह परिपाटी का नियम है, वो ये है कि सारी जितनी भी आप दूरी यूज करोगे, जितनी भी डिस्टेंस आप यूज कर रहे हो, वो सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मापी जाएगी? ध्रुव से मापी जाएगी, ठीक है? चलिए, तीसरा ये है कि बाईं तरफ जितनी भी दूरियां होंगी, दर्पण से बाईं तरफ की जितनी भी दूरी है, वो सारी की सारी ऋणात्मक लेंगे। किस में लेंगे? ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब माइनस में लेंगे, माइनस के चिन्ह में लेंगे। जितनी भी दूरियां हैं उसको प्लस में नहीं लेंगे। बाईं तरफ की जितनी दूरी है वो सारी किस में लेंगे? किस में लेंगे? माइनस में लेंगे। और दाईं तरफ की जितनी भी डिस्टेंस आप लोगे, दाईं तरफ की, दर्पण से दाईं तरफ की जितनी भी दूरी लोगे, वो सारी सारी किसमें लोगे? धनात्मक में लोगे। किसमें लोगे? धनात्मक में। चौथा पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए, पांचवा पॉइंट ये है कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो ऊंचाई है वो हमेशा किसमें लोगे? प्लस में लोगे। मुख्य अक्ष के ऊपर की वस्तु जितनी लंबाई के, मान लो 3 सेंटीमीटर के, अगर आपने मुख्य अक्ष के ऊपर रख रखा है, तो वो 3 सेंटीमीटर की जो ऊंचाई है मुख्य अक्ष के ऊपर, वो हमेशा प्लस में ली जाएगी। और मुख्य अक्ष के जो नीचे की ऊंचाई है वो हमेशा किसमें लेंगे? माइनस में लेंगे। ये 6 नंबर पॉइंट बोलता है कि मुख्य अक्ष की जो नीचे की ऊंचाई है वो हमेशा माइनस में लेंगे। चलिए, ये दर्पण है, ये हमारे पास पहला जो दर्पण है वो मैंने ए नंबर से डिनोट किया है। ए नीचे वाली साइड में मैंने लिखा ए, ये अवतल दर्पण है। और बी नंबर कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। देखिए बेटा, यहाँ पर ए जो अवतल दर्पण जो है, ये अवतल दर्पण में क्या होगा? वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे। देख लीजिए, ये देख लीजिए, इधर वाली साइड, इस वाले चित्र में देख लीजिए ए बी, और इधर वाली साइड में भी देख लीजिए ये वाली जो है, ठीक है? तो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं कि वस्तु सदैव बाईं तरफ रखेंगे, चाहे तो ये अवतल दर्पण है, चाहे ये इधर वाला उत्तल दर्पण है, दोनों साइड में, ठीक है? दोनों साइड में वस्तु को हमेशा बाईं तरफ रखेंगे। दूसरी बात ये बोलती है, दूसरा नियम ये है कि सारी दूरियां पी से मापेंगे। आप देखना कि जो भी एफ और पी के बीच में, यहाँ देखिए पहले वाले चित्र में पी जो दे रखा है और एफ दे रखा है, पी और एफ के बीच की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। तो ये कौन सी साइड आ रही है? बाईं साइड आ रही है। तो बाईं साइड की जितनी भी दूरी होगी वो माइनस में लेंगे, ठीक है? क्योंकि गोला इधर वाली साइड बन रहा है। ये देखिए, आप गोला किधर बन रहा है? इधर वाली साइड बन रहा है। तो इधर वाली साइड बन रहा है तो सी भी इधर आएगा, सी भी इधर आएगा, एफ भी इधर आएगा ना। तो यहाँ पर क्या है, जितनी भी बाईं तरफ की जितनी दूरी है, जैसे पी और एफ के बीच की दूरी फोकस दूरी कहते हैं, ये भी माइनस में है। पी और सी का मतलब वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और पी के बीच की दूरी मैंने आपको बताया था, पहले डेफिनेशन करवाई थी, उसको अपन आर बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। इसको भी अपन किस में ले रहे हैं? माइनस में ले रहे हैं। ध्यान दे दोगे तो बाईं तरफ जितनी भी दूरी है, और वस्तु और ध्रुव के बीच की दूरी, ये वस्तु है ए बी, क्या है? ये देखिए, मैं वापस डायरेक्ट कर रहा हूँ ए बी को, पहले वाले चित्र की बात कर रहा हूँ मैं, ए बी। तो ये वाली दूरी वस्तु और इस ध्रुव के बीच की दूरी जो है उसको अपन बोलते हैं यू। ये नीचे देखिए आप, यू लिखा हुआ है, यहाँ पर ये यू लिखा हुआ है। तो किसकी दूरी? वस्तु और किसके बीच की दूरी? जो ध्रुव के बीच की दूरी, उसको बोलते हैं वस्तु की दूरी, ठीक है? तो ये यू होता है वस्तु की दूरी, और एफ और पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलते हैं, सी और पी के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो इधर वाली साइड ये देखिए आप, यहाँ पर यू भी माइनस होगा, एफ भी माइनस होगा, और आर भी क्या होगा? अवतल दर्पण में ये तीनों दूरियां क्या होगी? माइनस में होगी, क्योंकि बाईं तरफ की जितनी दूरियां वो सारी किस में लेंगे? माइनस में लेंगे, ठीक है? क्लियर होगी। 4 नंबर पॉइंट देखिए ऊपर वाली साइड में, ये वाला चौथा जो पॉइंट है, ये क्या बताता है कि दाईं तरफ की जितनी दूरी होगी वो सारी प्लस में लेंगे। देखिए बेटा, अवतल दर्पण में दाईं तरफ की साइड में कुछ भी नहीं जाता है,
ठीक है। अगर प्रतिबिंब दाईं तरफ बनता है तो वो दूरी अपन प्लस की ले लेंगे, ठीक है, वो पता चल जाएगा अपन आगे करेंगे तो, ठीक है। तो उस उत्तल दर्पण में ये दाईं तरफ की दूरी होगी, क्योंकि उत्तल दर्पण में सेकंड नंबर चित्र में देखिए ये गोला इधर वाली साइड बन रहा है, और इधर वाली साइड क्या होती है, दाईं होती है, दर्पण से इधर वाली साइड क्या होती है, दाईं होती है, और इसके पीछे वाली साइड क्या होती है, बाईं होती है। ये देखिए यहाँ से बाईं है, और इधर वाली साइड कौन सी साइड है, दाईं साइड है। तो यहाँ भी एफ देखो यहाँ है, ठीक है, सी भी यहाँ है, ठीक है। तो ये दो एफ और पी के बीच की दूरी फोकस दूरी हो गई, जो आपको स्मॉल एफ में लिखा हुआ है, ठीक है। पी और सी के बीच में ये रहा कैपिटल आ रहा, तो ये कौन सी साइड है, दाईं तरफ है। ये दाईं तरफ की जितनी भी दूरी है वो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। तो फोकस दूरी भी प्लस की हो जाएगी, और इधर वक्रता त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, प्लस की। एक बात रहेगी यहाँ पर, ये नीचे देखिए, यहाँ पर फोकस दूरी भी ये यू एफ आर लिखा हुआ ना, देखिए एफ भी क्या है, प्लस का होगा, आर भी प्लस का होगा क्योंकि दाईं तरफ है। परंतु यू का मतलब वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी कहीं भी हो, कौन सा भी दर्पण हो, हमेशा बाईं तरफ होता है। ये देखिए यहाँ पर ये वाली जो है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो है इसके बाईं तरफ ये वाली वस्तु जो रखी हुई है, ये वाली ए बी, ठीक है, ये कौन सी साइड है, दर्पण से बाईं साइड है। तो इसकी दूरी तो सदैव, इसकी जो दूरी है पी से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी होगी वस्तु तक की, ठीक है, इधर वाली साइड में जो दूरी होगी वो बाईं तरफ आ रही है, इसका मतलब ये माइनस होगा। तो याद रखना, अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसमें यू हमेशा क्या होता है, माइनस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार वापस रिवीजन करवाता हूँ, वस्तु हमेशा बाईं तरफ रखेंगे, सारी बाईं तरफ की दूरी जो है वो हमेशा माइनस में लेंगे, सभी दूरियां पी से मापेंगे, दाईं तरफ की सारी दूरी प्लस में लेंगे। मुख्य अक्ष की अगर ऊपर ऊंचाई है, ऊपर की तरफ हाइट है, देखिए एक कंडीशन और याद रखें, अगर वस्तु की ऊंचाई मान लो ये यहाँ से लेकर पहले फर्स्ट चित्र में देखिए, ए नंबर चित्र में देखिए, ये वस्तु की ऊंचाई मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ए बी की जो ऊंचाई है मान लो ये वाली है, ठीक है। तो ये जितनी ऊंचाई मान लो 3 सेंटीमीटर की हो रही है, तो ये वाली ऊंचाई जो है मुख्य अक्ष के ऊपर बन रहा है, ये मुख्य अक्ष है ना, ये देखो ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है जो दर्पण के बीचों बीच से गुजर रहा है। तो ये मुख्य अक्ष जो है पूरा का पूरा, ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष से ऊपर ऊंचाई है, तो इसको हमेशा क्या लेंगे, मुख्य अक्ष के ऊपर वाली ऊंचाई को प्लस में लेंगे, और मुख्य अक्ष की अगर नीचे की ऊंचाई आती है, नीचे तो प्रतिबिंब बनेगा, तो नीचे वाली जो ऊंचाइयां अगर आती है प्रतिबिंब के रूप में अगर आती है, तो उसको हमेशा क्या लेंगे, प्लस का लेंगे। ये ध्यान रखें, ये नीचे वाली साइड में देखिए, ये जो अगर मान लो यहाँ प्रतिबिंब बनता है तो ये क्या होता है, मुख्य अक्ष के नीचे है, और नीचे की ऊंचाई किसमें लेंगे, माइनस में लेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली स्लाइड आपको आराम से अच्छे से क्लियर है, हो चुकी होगी, ठीक है। चलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। वो वीडियो खराब हो गया था बेटा, उसकी वजह से थोड़ा सा मैं अच्छे से समझाया था, उसके अंदर भी बहुत अच्छे से समझाया था, क्योंकि मैंने खुद ने लिखा था, ठीक है, और लिख के समझाता हूँ तो थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, और वो कंटेंट भी अच्छे से समझ में आता है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। अगर फिर भी नहीं आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं वापस करवा दूँगा, ठीक है। कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं यहाँ। चलिए अब हम बात कर लें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका एक बार, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे, एक नई टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं, ठीक है। चलिए एक नई टॉपिक की बात कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं किसकी, लेंस सॉरी दर्पण सूत्र की। ये याद रखें, यहाँ पर किसकी बात कर लेते हैं, दर्पण सूत्र की। दर्पण सूत्र क्या चीज़ होता है, ये दर्पण सूत्र आपको जब तक याद नहीं होगा तब तक आप क्या नहीं कर सकोगे, आप जो न्यूमेरिकल जो है बेटा वो नहीं निकाल सकोगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, दर्पण सूत्र की। अब दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, पहले तो ये बात करो, दर्पण सूत्र भी इसको बोल सकते हैं, और दर्पण समीकरण भी बोल सकते हैं, मिरर इक्वेशन, समीकरण, ठीक है। दर्पण समीकरण क्या है, पहले तो ये सुन लीजिए। दर्पण समीकरण के अंदर क्या होगा, याद रखें, जो मैं आपके सामने 3-4 चीजें लिख रहा हूँ, पहला मैं लिख रहा हूँ एफ, दूसरा मैं लिख रहा हूँ यू, तीसरा लिख रहा हूँ मैं वी, ठीक है। ये 3 चीजें हैं। तो आप बोलोगे सर ये एफ क्या चीज है, तो एफ स्मॉल एफ किसके लिए यूज किया था हमने, फोकस दूरी के लिए। तो याद रखें स्मॉल एफ का मतलब है फोकस दूरी, जो किस किस के बीच में होती है, पी और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, ठीक है। यू का मतलब होता है वस्तु के बीच की दूरी, किससे, पी और वस्तु के बीच की दूरी, ध्रुव और वस्तु के बीच की दूरी होती है यू। तो ये किसकी दूरी है, वस्तु की दूरी है। ये सारी दूरी कहाँ से माप रहे हैं अपन, यू से पी से माप रहे हैं, अभी देखा ना पीछे, ठीक है। वी का मतलब होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब का मतलब जब प्रकाश की किरणें परावर्तित होकर दर्पण से जहां पर काटेगी वहां पर बनेगा प्रतिबिंब। तो उस प्रतिबिंब की ध्रुव से जब दूरी मापेंगे तो उसको अपन लिखेंगे वी से, किससे लिखेंगे, वी से। तो ये किसकी दूरी है, वी प्रतिबिंब की दूरी है, ध्यान रख लोगे। तो ये 3 चीजें आपको
ध्यान में रखनी है कि f क्या है, फोकस दूरी है, u क्या है, वस्तु की ध्रुव से दूरी है, और v क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। तो इन तीनों के बीच में किस किस के बीच में, कि फोकस दूरी, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच में गणितीय संबंध। कौन सा संबंध है? मैथमेटिकल जो है रिलेशन जो है, गणितीय संबंध जो है, उसी को ही अपन क्या बोलते हैं, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र कहते हैं। इन तीनों के बीच में गणितीय संबंध होता है। गणितीय संबंध क्या होता है कि इसके अंदर प्लस माइनस जुड़ जाड़ करके एक सूत्र बनता है, एक समीकरण बनती है, उसी को अपन दर्पण सूत्र बोलते हैं। ठीक है, तो आप परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा लिख लेना, आराम से आप लिख लेना किस किस के बीच में। तो मैं शॉर्टली लिख देता हूँ, किसके बीच में, एफ फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी, वी की, आप यू वी मत लिखना, आप पूरे नाम लिखना इसका, फोकस दूरी, ध्रुव से फोकस दूरी, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी के बीच गणितीय संबंध। कौन सा संबंध? गणितीय संबंध। तो गणितीय संबंध को ही अपन क्या बोलते हैं, यहाँ पर दर्पण सूत्र या दर्पण समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए गणितीय समीकरण जो संबंध जो है वो कैसा है वो देख लेते हैं। देखिए, याद रखें दर्पण सूत्र जो है वो कैसे बनता है, याद रखें सूत्र जो है या दर्पण समीकरण जो है वो क्या होती है, ध्यान से सुन लेना। ठीक है, ये काम आएगी, अब सूत्र है ये। ठीक है, चलिए अब ये जो समीकरण या सूत्र जो है वो कैसे बनता है, याद रखेंगे, एक बटा इसका जो सूत्र होता है वो होता है 1/f, क्योंकि बट्टा प्लस माइनस ये गणित में आता है, तब इनके बीच में गणितीय संबंध है। 1/f बराबर 1/v माइनस का नहीं प्लस का 1/u। ये इसका दर्पण क्या होता है, सूत्र होता है, याद रखें। तो आपको समझ आ गया ना सारा क्या क्या चीजें हैं। एफ का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर एफ का मतलब तो फोकस दूरी है, ठीक है, और वी का मतलब क्या है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है, और यू क्या है, वस्तु की दूरी है। तो इन सभी के बीच में गणितीय संबंध दिख रहा होगा, बराबर का निशान दिख रहा होगा, यहाँ देखिए बराबर का निशान है, बटे का निशान है, प्लस का निशान आ रहा है। तो ये मैथ में होता है, ये सारा सिस्टम क्या होता है, मैथ में होता है। इसलिए हम इसकी परिभाषा बोलते हैं कि फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और ध्रुव के वस्तु के बीच की दूरी में गणितीय संबंध को ही दर्पण सूत्र कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक है, समझ के बाद सभी, अब चलिए एक नए पॉइंट की बात करते हैं, फिर अपन न्यूमेरिकल की तरफ देखेंगे। ठीक है, तो हम एक नए पॉइंट की तरफ देखते हैं। तो हमारे पास आता है आवर्धनता। आवर्धनता को अपने इंग्लिश में बोलते हैं मैग्निफिकेशन। क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन। तो आवर्धनता को मैग्निफिकेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए इसको लिखा जाता है स्मॉल एम से। किसे लिखा जाता है, स्मॉल एम से। अब आवर्धनता क्या है, किसी भी दर्पण की वो क्षमता है, ठीक है, कैपेसिटी होती है दर्पण की, वस्तु को दर्पण द्वारा, किसके द्वारा, देखो मैं लिख देता हूँ, दो डेफिनेशन लिखूंगा, दोनों में से आपको जो अच्छी लगे वो कर लेना। दर्पण द्वारा वस्तु को आवर्धित करने की क्षमता। आवर्धित का मतलब बड़ा करना, आवर्धित, ठीक है, आवर्धित करने की क्षमता। इसकी दर्पण की कैपेसिटी होती है, ठीक है, अलग अलग दर्पण होते हैं और अलग अलग दर्पणों की अलग अलग कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है कि वो क्या करें, किसी वस्तु को कितना गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं, उसी को बोलते हैं आवर्धनता। ठीक है, अपन इसको क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मैग्निफिकेशन। ठीक है, तो ये परिभाषा हो गई दर्पण द्वारा वस्तु को आवर्धित। आवर्धित का मतलब अगर आपको पता नहीं है तो ध्यान रखें, इसका मतलब होता है बड़ा करना, वस्तु को क्या करके दिखाना, बड़ा करके दिखाना। आप देखते होंगे दर्पणों में कई बार क्या होता है, वस्तु छोटी होती है तो उसको बड़ा कर देता है, तो वो उस बड़ा करने की जो क्षमता है उस दर्पण की, वही कहलाती है उसकी आवर्धनता, उस दर्पण की आवर्धनता कहलाती है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन लिख सकते हो, या फिर आप क्या लिख सकते हो, एक अलग डेफिनेशन बता सकते हो। इसका फॉर्मूला जो है वो याद रखना, m बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे प्रतिबिंब की ऊंचाई, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे किसकी ऊंचाई, बिंब का मतलब होता है बेटा वस्तु ही है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में,
बिंब की ऊंचाई। तो बिंब वस्तु दोनों नाम एक ही है, जो वस्तु आप लिख रहे हो वो दोनों एक ही है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे बिंब की ऊंचाई को अपन क्या बोलते हैं, आवर्धनता बोलते हैं। इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है, आवर्धनता। तो आप एक डेफिनेशन ये भी लिख सकते हो, क्या लिखोगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के बीच का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब की ऊंचाई की जगह आप लिख सकते हो एच डेस, क्योंकि एच डेस हम किसको मानते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई को मानते हैं, और बिंब की ऊंचाई को अपन मान लेते हैं एच मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, एच। तो एच डेस बटे एच इसका क्या हो जाएगा, आवर्धनता का क्या हो जाएगा, सूत्र हो जाएगा। परंतु ये सूत्र इतना ही नहीं है। अगर मान लो कहीं पर सवाल के अंदर आपको दे रखा हो, क्या दे रखा हो, याद रखेंगे, अगर सवाल के अंदर कहीं भी आपको मान लो ऊंचाई दे रखी हो, वस्तु की क्या दे रखी हो, ऊंचाई दे रखी हो, तो ऊंचाई अगर दी हो या फिर कोई और चीज दी हो, वस्तु की दूरी दे रखी हो, तो इसके लिए जो टोटल जो फॉर्मूला जो है, ठीक है, पूरा जो फॉर्मूला है एम का, वो याद रखें कौन सा है, आवर्धनता बराबर होता है एच डेस बटे एच, पूरा सूत्र याद रखना मेरा, बराबर में होता है माइनस का v बटा u। ये आवर्धनता का सूत्र होता है, ये ध्यान से रखेंगे। इस सूत्र को हम काम में लेंगे और ये सूत्र आप लोगों के जहन में बैठ जाना चाहिए, ठीक है। ये सूत्र आप लोगों के जहन में बैठ जाना चाहिए कि m बराबर एच डेस बटे एच बराबर में माइनस v बटा u, v बटा u। अब आपको पता होगा सालों को क्या क्या चीजें होती है, अगर नहीं पता है तो आप फिर से देख लीजिए। एच डेस बराबर हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, इमेज का मतलब प्रतिबिंब, किसकी ऊंचाई है, ये प्रतिबिंब की ऊंचाई है। अभी आपको आपके सामने लिखा होगा आवर्धनता वाले सूत्र में। h बराबर क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तु की ऊंचाई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। v क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ठीक है, तो प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो लिख लेना यहां पर डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की दूरी, पता है ना आपको, ये पीछे मैं बता चुका हूं आपको। u क्या है, डिस्टेंस ऑफ, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की दूरी, ठीक है ना। तो ये चीजें आप ध्यान में रखें, क्या क्या चीजें हैं, कौन सी है क्या नहीं है, ये ध्यान रखें। ये दोनों चीजें आपको अब आगे सवाल जो आएंगे उनमें मदद करेगी, ठीक है। बात क्लियर होगी बात सभी को, तो ध्यान रखेंगे इस चीज को। जब तक आपको ये चीजें आएगी तब तक आप इनको आगे जो सवाल जो है उनको अच्छे से कर पाओगे, ठीक है। समझ गए ना बात सभी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, अब मैं एक बार दोबारा रिकॉल करवा देता हूँ। दर्पण जो है, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, किसी भी दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी के बीच के गणितीय संबंध को अपन दर्पण सूत्र कहते हैं। आवर्धनता क्या है, कोई भी दर्पण किसी वस्तु को कितना गुना बड़ा कर देता है, यानी कि उस वस्तु को बड़ा करने की क्षमता उस दर्पण की क्या कहलाती है, आवर्धनता कहलाती है। दूसरा अगर डेफिनेशन बात करें तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब के ऊंचाई के बीच अनुपात को ही आवर्धनता कहते हैं। सूत्र इसका है m बराबर एच डेस बटे एच बराबर में माइनस का v बटा u। ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी के बेसिस पर अपन आगे क्या करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। समझ आ गया बात सभी को, तो ये चीज ध्यान में रखें। अगर मान लो आभासी प्रतिबिंब बनता है, याद रखें, अब मैं नोट करके आपको जो पॉइंट लिखवाने जा रहा हूँ वो भी थोड़ा दिमाग में रखें। जब अपन सवाल करेंगे ना तो उनमें थोड़ी सी चीजें ये काम आ जाएंगी, ठीक है ना। कंफ्यूज नहीं होना है, ना घबराना है। जब तक मैं बैठा हूँ ना तब तक घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी वीडियो देख रहा है उस सभी को मैं ये आश्वस्त कर देना चाहता हूँ कि आपको किसी भी प्रकार का डाउट मैं फील नहीं होने दूंगा। एक एक चीज को मैं अच्छे से समझाऊंगा। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, मैं देख करके आपको उसको वापस रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। चलिए, अगर बात करते हैं आभासी प्रतिबिंब होता है। अब आभासी प्रतिबिंब कौन से होते हैं, वास्तविक कौन से होते हैं, इसकी भी मैं बात करूंगा, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब होगा, आभासी प्रतिबिंब बनेंगे। आभासी प्रतिबिंब का मतलब अगर परावर्तित किरणें वास्तव में ना काटे, ठीक है, डॉट डॉट करके अगर काटती हुई प्रतीत हो तो वो आभासी प्रतिबिंब बनते हैं वहां पर। तो आभासी प्रतिबिंब होगा तो याद रखें उसकी जो ऊंचाई है, जो बिंब की जो ऊंचाई है, ठीक है, जो प्रतिबिंब के लिए जो बिंब की ऊंचाई धनात्मक लेनी है, ठीक है ना। आभासी प्रतिबिंब के लिए बिंब की ऊंचाई क्या लेनी है, धनात्मक लेनी है, याद रखें। समझ गए क्या, समझ गए क्या। तो उसमें जो प्रतिबिंब जो होगा, प्रतिबिंब क्या बनेगा, मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा। तो मुख्य अक्ष के ऊपर बनेगा, इसका मतलब आभासी प्रतिबिंब जो है, या एच डेस, एच डेस का मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई। आभासी प्रतिबिंब में जो प्रतिबिंब की ऊंचाई होगी वो प्लस लेंगे,
और जो वास्तविक प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होंगे, याद रखिए मैं लिख देता हूं, वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज जो है वो हमेशा मुख्य अक्ष के नीचे बनती है। तो उसकी हाइट जो है वो कहाँ पर आ जाएगी, माइनस की ले लेंगे, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब ये भी एच डैश होता है क्योंकि प्रतिबिंब दोनों प्रतिबिंब ही है। तो याद रखें आभासी प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है वो क्या लेंगे, प्लस में लेंगे, और जो वास्तविक प्रतिबिंब जो उल्टे बनते हैं उसकी हमेशा क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। एक चीज और ध्यान रखें, एक चीज और अगर ध्यान रखें, अगर m की वैल्यू, अगर जब आप वैल्यू निकालते हो, अगर m की वैल्यू यानी कि आवर्धनता की वैल्यू किस में आती है, माइनस में आती है, तो क्या होगा, और अगर n की वैल्यू प्लस में आती है तो कैसा प्रतिबिंब होगा, यानी कि प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की। तो याद रखना अगर m की वैल्यू माइनस की आती है तो जो बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा, बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ बनेगा, मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। मुख्य अक्ष के क्या बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, इसका मतलब मुख्य अक्ष के देखो नीचे बन रहा है, तभी तो अपन क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। तभी तो अपन क्या ले रहे हैं, ये देखिए इधर वाली साइड वास्तविक प्रतिबिंब, h का मान माइनस कब आएगा, जब मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा। तो इसका मतलब जो प्रतिबिंब होगा वो हमेशा वास्तविक और उल्टा होगा। अगर m की वैल्यू क्या आती है, ये प्रकृति बताने के लिए भी काम करेगी आवर्धनता। अगर आवर्धनता से अगर आप आंसर निकालोगे ना, तो इस आवर्धनता से आपको पता चल जाएगा कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि उल्टा है, वास्तविक है आभासी है। तो अगर माइनस का मान आता है तो याद रखना प्रतिबिंब माइनस आभासी वास्तविक होगा, और वास्तविक हमेशा उल्टे होते हैं। अगर m की वैल्यू प्लस में आ जाती है तो याद रखें वो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा, क्योंकि आभासी मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है और ऊपर वाली ऊंचाई क्या होती है, प्लस की होती है। तो ऐसे करके आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा प्रतिबिंब की प्रकृति जानने के लिए, ये दोनों ही पॉइंट। ठीक है, समझ गई ना बात सभी, तो ये ध्यान रखेंगे। आभासी प्रतिबिंब में ऊंचाई प्लस की आएगी, वास्तविक प्रतिबिंब में माइनस की आएगी। m का मान अगर माइनस आता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और m का अगर प्लस मान है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाली चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, चलो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, 22 मिनट का वीडियो हो गया। अगले वाले वीडियो में अपन क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। न्यूमेरिकल जो न्यूमेरिकल आपके बुक के अंदर जो 2 न्यूमेरिकल दे रखा है, मैं ऐसे उम्मीद करता हूँ कि इस बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं आपके एग्जाम के अंदर वही आएंगे। अगर बाहर से भी मान लो किताब के बैक साइड में अगर न्यूमेरिकल दे रखे हैं, अगर उनमें से भी अगर न्यूमेरिकल आ जाता है ना, तो अगर आपको तरीका पता होगा तो आप वो भी आसानी से निकाल सकते हैं। आप घर पे बैठ करके आराम से निकालना। बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल दे रखे हैं वो मैं बता दूंगा, क्योंकि उनमें से एक न्यूमेरिकल ऐसा है जो एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो उन दोनों को मैं आपको करवाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि एग्जामिनर का लगभग फोकस होता है कि जो बुक के अंदर के जो न्यूमेरिकल है वो पूछे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कुछ एक टीचर्स जो होते हैं या फिर कुछ बच्चे जो होते हैं वो किताब के अंदर की चीज़ों को बहुत कम पढ़ते हैं। तो एग्जामिनर का पूरा प्रयास रहता है कि कैसे न कैसे करके बच्चे को कहीं ना कहीं क्या किया जाए, प्रॉब्लम में डाला जाए, जिससे बच्चे के पूरे में पूरे नंबर नहीं हो। पर बच्चे आजकल एडवांस है, अच्छे टीचरों से पढ़ते हैं, वो अपने आप भी खुद मोटिवेट होकर के पढ़ते हैं, जिसकी वजह से वो बच्चे जो है वो नंबरों को गेन कर लेते हैं, वो नंबर ले आते हैं, क्योंकि वो किताब को एकदम एक एक लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं, और जो इंपॉर्टेंट होती है उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो डिपेंड हमें पीछे वाले क्वेश्चनों पर नहीं रहना है, हमें डिपेंड उन पे भी रहना है जो किताब के बीच में है, बुक के बीच में जो दे रखे हैं। याद रख लोगे, ठीक है। तो ज्यादातर संभावना ये रहती है एग्जामिनर की कि बुक के बीच वाले क्वेश्चन पूछे जाए, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखें, अगर बाहर से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, किताब के पीछे वाले भी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो डरने की जरूरत नहीं है। जैसे तरीका उनमें लगाओगे सेम उसी में वैसे तरीका लगेगा, ठीक है ना। तो उस हिसाब से आप उसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ कि आप लोगों को सारे सेशन अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहे हैं तो कमेंट करिए, ठीक है। बार बार आपको लाइक करने के लिए मैं बोलता हूँ, लाइक भी आप लोग कंजूसी करते हो, ठीक है। ज़्यादा आपको क्या कहते हैं, वो पहले होता था ना, वो जब अर्जुन वगैरह थे उस समय वो क्या था, एकलव्य था, है ना। एकलव्य ने क्या किया था, गुरु से सॉरी वो शिक्षा भी नहीं ली थी, उनकी मूर्त को देख करके उसने उससे शिक्षा ग्रहण की थी। खुद मोटिवेट होकर के, तो सेल्फ को मोटिवेट होकर के तो उसने उस गुरु को मानकर, अपने मन में मान करके ये मेरा गुरु है और मैं इसको मान करके अपनी जो धनुर्विद्या है उसको सीखूंगा, है ना। तो उस हिसाब से उसने अपने गुरु की प्रतिमा को ही उस अपना गुरु बना लिया, और उसी के आधार पर उनके सामने खड़ा होकर के डेली धनुर्विद्या का प्रशिक्षण करने लगा, ठीक है। प्रशिक्षण लेने लगा अपने गुरु के इस आशीर्वाद से, और फिर धीरे धीरे वो एक बहुत बड़ा धनुर्धारी बन गया। तो जैसे ही उसके गुरु को पता चला कि ये अर्जुन से बड़ा धनुर्धारी कैसे बन गया, तो उसके गुरु ने उनसे पूछा कि
तेरा गुरु कौन है? तो उन्होंने एकलव्य ने कहा कि सर गुरु मेरा कोई नहीं है, आप ही मेरे गुरु हो। कैसे कैसे पॉसिबल हो सकता है? मैंने तो आपको कभी पढ़ाया ही नहीं, ना मैंने आपको कभी भी प्रशिक्षण दिया धनुर्विद्या का, तो मैं कैसे आपका गुरु हो सकता हूँ? मैंने तो देखा ही आपको आज है। तो उस शिष्य ने क्या बोला कि गुरुदेव आप मेरे मन में बसे हुए हो, आप मैं जहाँ पर प्रशिक्षण लेता हूँ आपके जो आशीर्वाद से, या फिर मैं जहाँ पर अभ्यास करता हूँ वो आपकी प्रतिमा के सामने मैं बैठ कर के करता हूँ। तो उसके गुरु ने इच्छा जाहिर की कि चलो दिखाओ आपका जो स्थल जो है वो कहाँ पर है। तो वहाँ पर देखा तो अपने गुरु की गुरु ने अपने खुद की छवि वहाँ पर पाई, और वो उसके सामने हमेशा डेली क्या करता, रूटीन में क्या करता था, अभ्यास करता था, जिससे बहुत बड़ा धनुर्धारी बन गया वो। तो फिर उसने बोला कि ठीक है, गुरु ने बोला कि ठीक है, आपने मेरे से चाहे इनडायरेक्टली आपने शिक्षा ग्रहण की हो, अगर तो फिर आप मेरे को गुरु दक्षिणा में क्या देना चाहोगे? तो उसने बोला कि गुरुदेव आपके लिए तो मैं सारी सृष्टि को झुका सकता हूँ, आप जो चाहोगे वो आपको देने को तैयार हूँ। तो गुरुदेव ने बोला कि ठीक है, तो आप जिस अंगूठे से आप तीर चलाते हो, ठीक है, उसी अंगूठे को मेरे को दे सकते हो क्या? तो एकलव्य ने बिना सोचे समझे अपने गुरु को क्या किया, अंगूठा काट के दे दिया। ठीक है, तो वो होती है एक गुरु के प्रति भक्ति, आस्था। ठीक है, तो मैं आपसे कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहा ना, आपको ये बोल रहा हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। जो भी यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स देख रहे हैं, या फिर कोई भी और जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, जो भी देख रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये वीडियो को क्या करें, शेयर करें। ठीक है, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, व्यूज़ भी आ रहे हैं, बच्चे देख भी रहे हैं, उनको अच्छा भी लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं फिर आगे वाली वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, तो आप सभी अच्छे से मस्त रहें, खूब अच्छे खाओ पियो, मस्त रहो और बढ़िया तरीके से स्टडी करते रहो। इसी उम्मीद के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में न्यूमेरिकल के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।